हम बात करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, जो इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इस सेशन में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, सारी अमेंडमेंट्स सब कुछ पढ़ेंगे। और हम बीच में ये भी बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है उनके बारे में मैंने आपको बताई दिया, शुरू में बात करेंगे। उसके बाद हम सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, और लास्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के सेशन में होगा। और ये नंबर व्हाट्सएप के लिए नहीं है, ये अभी नंबर नहीं काम करता है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे 7986836931 इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ओके, सो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पहली चीज आप ये समझो कि जो पार्लियामेंट है और जो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं, यानी कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है, कानून को बनाना, है ना, कानून को बनाना। तो हर एक कानून को बनाना, आप कह सकते हैं कानून बहुत टेक्निकल होते हैं, है ना। मान लीजिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, तो ये तो एक्ट आपको पता चलेगा राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, फिलोसॉफिकल है। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन कितनी दी जा सकती है, कितनी नहीं दी जा सकती, किस चैनल के थ्रू दी जा सकती है, कब तक देनी चाहिए, कब तक नहीं देनी चाहिए, तो जो जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जितनी भी टेक्निकल जरूरत है, वो आपको पता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, वो एक सक्सेसफुल नेता तो बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उन्हें हर एक विषय की टेक्निकल जो नॉलेज भी हो। तो हर एक विषय के लिए जैसे आप टेक्निकल नॉलेज एक ही इंसान के पास नहीं होती, जैसे आपको पता है कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल है आपके कॉलेज का, स्कूल का, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो डबल पीएचडी हो, चाहे साइंस ऑफ डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सके। हो सकता है कि वो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता है, लेकिन ये तो नहीं ना कि अभी पीएचडी है तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा देगा वो। हो सकता है कि उसे ग्रेजुएशन लेवल की ज्योग्राफी भी ना पढ़ा पाए अच्छे से, या साइंस कॉमर्स ना पढ़ा पाए, नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनमें बहुत कला है हमें रिप्रेजेंटेशन हमारा करने के लिए, लेकिन हर एक कानून के पीछे जो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है वो उनके पास नहीं होती। इसलिए उस नॉलेज के लिए ही पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती है, ताकि अपनी वो टेक्निकल नॉलेज को यूज करके क्या कर सके, उस वे में उस टॉपिक के ऊपर पूरा एक डिटेल कानून को फॉर्म कर सके, ड्राफ्ट कर सके, बाद में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके ऊपर साइन करके उसे पास करते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के फंक्शन है, आर नॉट ओनली वेरीड इन नेचर। यही नहीं कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस है वेरी करते हैं नेचर में, कि अलग अलग तरीके के वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट साथ में ही कंसीडरेबल इन वॉल्यूम, की बहुत ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब यहीं पे है, यही है। द टाइम एट इट्स डिस्पोजल इज लिमिटेड। ठीक है, टाइम आपको पता है कि लिमिटेड होता है। पहली बात तो क्या होगी कि टाइम उसके पास बहुत कम होता है। दूसरी चीज क्या होगी कि डिटेल्ड स्क्रूटिनी ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, डिटेल में हर एक लेजिस्लेचर को वो नहीं बना सकते, ड्राफ्ट कर सकते। तीसरी चीज है कि उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती हर एक फील्ड में, तो सारे कानून वो खुद से नहीं लिख सकते डिटेल में। अ गुड डील ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इज देयर फॉर ट्रांसेंड इन द कमिटीज, इसीलिए कमिटीज उनके लिए ये काम करती हैं। उसके बाद है जी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा। देखो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपको अपनी नॉलेज एक्सपेंड करने का मौका देती है। पता है कैसे, जैसे कि वर्ड आया बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो ये देखो कि क्वेश्चन बन सकता है कभी कि इंडिया में दोनों हाउसेज कौन से हैं जी, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, पता चल गया। लोकसभा जो कि आप कह सकते हैं कि लोअर हाउस है, वो किस आर्टिकल के थ्रू बना है, किस आर्टिकल के थ्रू उसकी पावर्स हैं। ठीक है, अगर फ्री बैठे हो कुछ और करने के लिए नहीं है, दोनों की पावर्स को आप कंपेयर करो, फिर देखो पाकिस्तान में लोअर हाउस अपर हाउस का नाम क्या है, यूएसए में लोअर हाउस अपर हाउस का नाम क्या है, यूके में लोअर हाउस अपर हाउस का नाम क्या है, स्वीडन में क्या है, वो बाय कैमलर है या यूनिकैमलर है। ठीक है,
इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो बाइकैमलर हैं, कितने हैं जो यूनिकैमलर हैं, 2 सदन होते हैं उनके नाम क्या है। ये सारी चीजें एक ही आप कह सकते हैं कि जब ऐसे पढ़ना शुरू करते हो ना, तो ये नहीं कि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ रहे हो, नहीं, साथ साथ में ना ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते चले जाए, इन्हें क्वेश्चन क्वेश्चन बस लिखते चले जाओ। जब आपका ये कमेटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी सारे अच्छे से ये इंफॉर्मेशन देख लेना। जब आपकी ये इंफॉर्मेशन देख ली जाएगी तो सोचना कि मेरा एक कंसेप्ट खत्म हुआ। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये नहीं कि वो इंडिया, नहीं, वो पूछेंगे कि क्या यूएसए में भी होती है, अगर होती है तो वो इंडिया से कैसे उनका काम करने का नेचर अलग है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज देखो। और आप कहेंगे सर ऐसे कहां पूछा जा सकता है, ऐसे सिलेबस में कहां, मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस में कहां है। तो ये देखिए आपका सिलेबस ये है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या होगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी कि पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जाएगा। अच्छा ठीक है, पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जाएगा। और आपके सिलेबस में यहाँ पे कमेटीज के बारे में लिखा हुआ है, तो बताइए सिलेबस में आ गया ना, अल्टीमेटली क्या आ गया कि कंपैरिजन करो कमेटीज के बीच में। तो कंपैरिजन किसी भी चीज का पूछा जा सकता है। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि नहीं, कि 40% क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस वो कहां है, वो सिलेबस में ही तो है, लेकिन आपकी नजर ही नहीं है जो सिलेबस देख सकती है। ठीक है, तो ये समझो अच्छे से। अगली चीज है, सो नेक्स्ट है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव अ सिमिलर कमेटी स्ट्रक्चर। दोनों हाउसेज के सिमिलर एक जैसा कमेटी स्ट्रक्चर है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। देयर अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कब तक रहेंगी, फंक्शंस, उनके पास क्या क्या फंक्शंस हैं, एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, की कैसे वो अपना काम करेंगी, आर ऑल्सो मोर और लेस सिमिलर, ज्यादातर एक जैसे हैं, एंड आर रेगुलेटेड एज पर रूल्स मेड बाय द, अभी ये देखो, टू हाउसेज अंडर आर्टिकल 1181। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जी 118 एक, जो बताता है कि हर एक हाउस अपनी कमिटीज के लिए क्या बना सकता है, रूल रेगुलेशन बनाएगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट, सारी चीजें बनाएगा। तो किसके पास पावर है जी, हाउस के पास पावर है। ठीक है, ओके, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है। ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ टू काइंड्स, की 2 तरीके की होती है। इंडिया में 2 तरीके की है, बाकी देशों में कितने तरीके की है देख लेना। स्टैंडिंग कमिटीज एंड एडहोक कमिटीज। ठीक है, 2 तरीके की है, पहली स्टैंडिंग कमिटीज है, दूसरी एडहोक कमेटी है। पता ही चल रहा है कि स्टैंडिंग होगी तो वो परमानेंट वाली होगी, एडहोक होगी तो जाहिर सी बात है वो परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए होगी। द फॉर्मर आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर और पेरियोडिकली एंड देयर वर्क गोज ऑन मोर और लेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो क्या होती है, हर साल उसमें नए लोग चुने जाते हैं। और जो स्टैंडिंग और जो स्टैंडिंग कमेटी है, मान लीजिए एक बार कोई स्टैंडिंग कमेटी हमने बना दी, ठीक है, हमने कोई स्टैंडिंग कमेटी बना दी मान लीजिए, तो वो कमेटी हमेशा बनी रहेगी। उसके मेंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन वो कमेटी हमेशा बनी रहेगी। और हर साल या पेरियोडिकली 1 साल 2 साल 6 महीने कभी भी उसका हिसाब होता है हर एक कमेटी का। द लेटर आर एडहोक कमिटीज, आगे डिटेल में कंपैरिजन आएगा, आर अपॉइंटेड ऑन एन एडहोक बेसिस as need arise and there they cease to exist as soon as complete the task assigned to them। हम एक केस लेकर आए हैं नया, CAA बिल लेकर आए हैं। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, एक्ट लेकर आए हैं सॉरी। तो इस एक्ट के लिए किसे कितनी सिटीजनशिप देनी चाहिए, किसे कितनी सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए, किससे लेनी है किससे नहीं लेनी है, इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी, सिटीजन अमेंडमेंट कमेटी। तो ये कमेटी एडहोक कमेटी है, कब तक काम करेगी, जब तक ये एक्ट हमारा पास नहीं होता। एक्ट जिस दिन पास हो गया कमेटी उस दिन खत्म। ये एडहोक कमेटीज हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जी इंपोर्टेंट कमिटीज विच एक्ट एज पार्लियामेंट्स वॉच डॉग, की कुछ इंपोर्टेंट कमिटीज है, स्टैंडिंग कमिटीज है, परमानेंट कमिटीज हैं। वो कौन कौन सी है, ये है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। आपको पता ही है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये किसकी रिपोर्ट को देखती है, ठीक है, ये आपको पता ही है, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ओके, सो अभी कुछ और देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 2 काइंड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो आप कह सकते हैं कि हमारे
पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमिटीज हो सकती है, स्टैंडिंग और एड होक कमिटीज, ठीक है। और ये आर्टिकल 118 क्लोज 1 में इसके बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। एडहोक कमेटी के बारे में बात करते हैं। एडहोक कमिटीज कौन कौन सी है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडहोक कमिटीज, दो तरीके की एडहोक कमिटीज होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो ना ऐसे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब हम पढ़ते हैं ना फिलोसफी, जब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो काफी मैं आप कह सकते हैं फ्री हैंड ऐसे चलता हूं, मतलब स्क्रीन पे बहुत कम चीजें होती हैं, बहुत कम लिखा हुआ होता है, बहुत कम चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी चीज भी मतलब छूट जाए, है ना। आपको पता है कि एक वर्ड से ही सारा खराब हो जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है ना। तो इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज को एज इट इज यहां से बुक से लिख के रखता हूं, ताकि कोई एक वर्ड भी मिस ना हो जाए और हम गलत ना उसे समझ ले, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन है, तो इसे ऐसे करके टॉलरेट कीजिए, क्योंकि तभी आप उसे समझ पाओगे। वो जरूरी है, फिलोसफी समझी जा सकती है, लेकिन ये चीजें आपको वर्ड टू वर्ड समझनी होगी। तो दो तरीके की एडहोक कमिटीज हैं। पहली है ओके इंक्वायरी कमिटीज, और दूसरी होती हैं एडवाइजरी कमिटीज। पहली चीज तो यही कि एडहोक कमिटीज क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। दूसरी चीज क्या है कि ये दो तरीके की होती है। पहली चीज है इंक्वायरी कमिटीज, नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज की इंक्वायरी के लिए बैठाई जाती तो इंक्वायरी, है ना। एडवाइजरी क्या, नाम से देखो एडवाइजरी, अच्छा किसी चीज के ऊपर एडवाइस चाहिए होगी, ये तो इंक्वायरी होगी कि वो काम सही हुआ या गलत हुआ बताइए। तो वो इंक्वायरी के लिए, एडवाइजरी के लिए ये होगा कि ये काम कैसे करना चाहिए, यानी कि इंक्वायरी बाद में बैठेगी ना, तो एडवाइजरी पहले, मतलब ऐसे करके देखा करो। तो इंक्वायरी कमिटीज, दीज कमिटीज कैन बी प्रपोज्ड बाय ईदर हाउस, दोनों हाउसेज में बन सकती है। पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। और कैन बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी चीज याद रखना कि ये जो कमेटी है, यानी कि इसे कौन अपॉइंट करता है जी, तो इसे अपॉइंट करता है या तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, या राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। आपको पता है कि दोनों में हेड का बस नाम ही अलग होता है, कि जो भी हेड है लोकसभा में उसे स्पीकर कहा जाता है, जो भी जो प्रोसीडिंग्स है उसे चलाता है, मेन हेड होता है, तो उसे चेयरमैन कहा जाता है राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है ज्वाइंट कमेटी ऑन बोफर्स कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग, ये किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, कि फर्टिलाइजर इन चीजों में, ठीक है। उसके बाद है जी ज्वाइंट कमेटी ऑन इंक्वायर इनटू इरेगुलेटरीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद है ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है जी कुछ इंक्वायरी कमेटीज के एग्जांपल्स। उसके बाद है एडवाइजरी कमेटीज। These committees are select और joint committees appointed for the matter of bills, ठीक है, कि कोई बिल निकल चुका है अभी, उसके बारे में होगा, ठीक है। आपको पता है कि बिल और एक्ट में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा ना, कि जब हमने प्रपोज किया है, ओके, तो वो एक्ट है कि जो बाद में आएगा उसे बिल कहेंगे क्या, या फिर पहले बिल है बाद में एक्ट है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बिल है कि बाद में एक्ट है, एक ही चीज है, ओके। बताना पहले क्या है बाद में क्या। दे रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल्स, ठीक है, कोई बिल है उसके ऊपर आप कह सकते हैं ये काम करती है, एडवाइस देती है। जैसे मैंने आपको CAA का भी एग्जांपल दिया था, ओके ओके, CAB का ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा नहीं पहले क्या बाद में क्या, ओके। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंक्वायरी कमिटीज एज द procedure that they follow and laid down in the rules of procedure and also are directed by the Lok Sabha speaker और राज्य सभा चेयरमैन। इनका आप कह सकते काम करने का तरीका अलग है, ओके। सो मैं आपको एक अभी बनाकर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि नोट्स में आपको लिखना क्या है। सो अभी तक के लिए क्या है, हमें जो एक आर्टिकल देखना है वो है 1181, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के लिए कमिटीज हो सकती है, दोनों हाउसेज में कमेटी बनाई जा सकती है। अपॉइंट कौन करता है जी इसे, तो इसे अपॉइंट करेंगे जी हमारे चेयरपर्सन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा के आप कह सकते हैं कि स्पीकर है, वो इन्हें अपॉइंट करेंगे।
उसके बाद अगली चीज क्या है, दो तरीके की कमिटीज होती हैं, ठीक है, एक तो स्टैंडिंग कमिटीज है और दूसरे तरीके की कमिटीज है जी हमारे पास एडहोक कमिटीज। एडहोक में आगे दो तरीके की है, एडवाइजरी और इंक्वायरी के लिए इंक्वायर कमिटीज, ठीक है। तो अभी तक हमने यहां तक देखा है, आई होप आप यहां तक चीजें अच्छे से समझे होंगे। ये थोड़ा सा और इसी के बारे में लिखा हुआ है ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए। ओके, तो ये है जी हमारे पास कैटेगरीज और ये है टाइप ऑफ कमिटीज। तो टाइप क्या है जी कमेटी का, तो स्टैंडिंग कमेटी है। ओके, और इसमें कैटेगरी कौन सी है, तो ये है फाइनेंशियल कमिटीज। ओके, और सब कैटेगरी क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि कमेटी कौन है, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी में ही डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज कौन कौन सी है, टोटल 24 हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं इसके बारे में आगे आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो कमिटीज टू इंक्वायर इसमें भी है, आप कह सकते हैं कि अगली कैटेगरी, जैसे इसमें दो कैटेगरी है ना, एडवाइजरी और इंक्वायर, तो इसमें भी आगे ये कमिटीज है फाइनेंशियल, डिपार्टमेंटल, इंक्वायर, ठीक है, ये नाम लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद है स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल के लिए कमिटीज हैं। ओके, उसके बाद है डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस के लिए कमिटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ये सारी कमेटीज हैं। उसके बाद है हाउस कीपिंग कमेटीज और सर्विस कमेटीज, ठीक है, ये वो कमेटीज है जो हाउस कीपिंग के लिए और सर्विस के लिए हैं। ओके, जो डेली के काम करती है, आप कह सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में हम अच्छे से समझ सके, तो ये है जी कमेटीज के बारे में। ओके, इन कमेटीज के बारे में अभी आपको बेसिक पता चल गया, कमेटी बनती कैसे, कैसे नहीं बनती, क्या है पावर्स, ये सब कुछ फंक्शनिंग। अभी आप एक एक कमेटी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, एक एक कमेटी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये सर्च कर लेना कि कोई भी जो फैक्ट और फिगर्स है इनसे जुड़े हुए, और अगर आपको जरूरत है तो देख लीजिएगा, बाकी यही है। ओके, अभी बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जो आरटीआई यानी कि है, जो आरटीआई है यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारे एक फंडामेंटल राइट का आप कह सकते हैं कि पार्ट है। ये कौन सा हमें कानून बता सॉरी आर्टिकल बताता है, 19(1) सॉरी, ये आर्टिकल क्या कहता है, इट सेज दैट एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए। अभी ये लिखने वाली चीजें आ जाती हैं जी, तो यहां से इसे नंबर 1 हमें लिखना है। नंबर 2 क्या है, इन 1976 में इन द राज नारायण वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी केस, ठीक है, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 76 में सुप्रीम कोर्ट कहता है डेट पीपल कैन नॉट स्पीक अनलेस दे नो, हेंस द राइट टू इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इन आर्टिकल 19। तो पहली बारी ये बात कब हुई, 1976 में राज नारायण और स्टेट ऑफ यूपी का आप कह सकते हैं कि केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस कब करेंगे, लेकिन वो स्पीच कब करेंगे, तभी करेंगे ना जब उन्हें पता हो, जब उनके पास नॉलेज हो, अनलेस दे नो, अगर उन्हें पता ही नहीं है तो क्या एक्सप्रेस करेंगे। तो इसीलिए एक कानून ऐसा बनाओ, एक राइट ऐसा बनाओ जो ये कहेगा कि उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, जानने का अधिकार भी है। इट वॉज ऑल्सो सेड in the same case that the in the Indian democracy people are the masters, जो people है वो masters हैं, which give them the right to know about the functioning of the government, ठीक है। आप कह सकते हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसलिए लोग उसमें मास्टर्स हैं और लोगों के पास राइट है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जानने का। अभी दो चीजें देखिए जी, ये 71 केस है। दूसरी चीज जो आपने लिखनी है, इसमें दो बड़ी चीजें निकल कर आई कि लोगों को पहले तो जानने का अधिकार होना, जानना, जब वो जानेंगे व्हेन दे विल नो, तभी वो कुछ बोल पाएंगे, पहली चीज निकल कर आई। ए लिख लो इसे, और बी लिख लो कि लोग मास्टर्स हैं तो इसलिए उन्हें जानने का अधिकार इसलिए है। आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर द एक्सरसाइजिंग दिस फंडामेंटल राइट। आरटीआई एक्ट क्या है, हमें मशीनरी देता है कि किसे इस एक्ट को आप कह सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइज कर सके।
एज पर द आरटी एक्ट 2005, 2005 का जो आरटी एक्ट है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसीव अ टाइमली रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ये तो आगे चीज आ ही जाएगी। आरटीआई क्या है? गवर्नमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो यहां तक आपने 2 पॉइंट नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी आपके पास आर्टिकल 19(1) हमें बताता है कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज नोट डाउन करनी है, 76 राज नारायण वर्सेस यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो चीजें ए और बी, दो चीजें हमें बताई। ए और बी क्या चीजें हैं? तो पहली चीज तो है कि अनलेस वी नो, कि जब तक हमें नहीं पता होगा we won't be able to speech or express anything। ये पहली चीज कही। और दूसरी चीज कही people are the real masters, कि हम रियल मास्टर्स हैं। ठीक है, तो रियल मास्टर के लिए M लिख देते हैं, तो नॉलेज के लिए K लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपने भी क्या करना है, अपने नोट्स में इसी तरीके से जगह देनी है। तो वो कितना कुछ भरा हुआ आ गया, तो अभी आप लोगों ने ऐसे डरना नहीं है कि कितना कुछ लिखा हुआ आ गया। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। बस यही है कि इंडियन पॉलिटी है, तो मैं आपको लाइन वाइज समझाता हूं। ठीक है, मैं कोई वर्ड मिस नहीं करना चाहता। द राइट टू इंफॉर्मेशन gained power when universal declaration of human rights was adopted in 1948। 1948 में वर्ल्ड लेवल पे क्या अडॉप्ट किया गया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये पढ़ेंगे हम, इसके बारे में बहुत आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का एक सेशन लेंगे बहुत लंबा, उसमें पढ़ेंगे, बहुत चीजें हैं इसके बारे में। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया 1948 में वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूएन के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि राइट टू सीक, हर एक इंसान के पास राइट है किस चीज का? सीक मांगना, रिसीव करना इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक इंसान तक मीडिया उसे सीख करने का राइट है। तो ये पहली बारी कहा गया। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, हम अभी बैकग्राउंड बना रहे हैं। ओके, सो इसमें हम ये चीज जोड़ सकते हैं कि क्या है कि 10 दिसंबर 1948 को पहली बारी, या फिर आप कह सकते हैं इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और हर साल इसे ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द इंटरनेशनल, उसके बाद दूसरी बार कब हुई इसके बारे में बात। देखो अभी तक हम कहां पहुंचे हैं? नोट्स में हम यहीं पहुंचे हैं। बस ये देखा करो कि नोट्स ये हैं और ये हमारा टेक्स्ट है। ये इसे तब पढ़ रहे हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड बन सके, थोड़ा सा पॉलिटिकल एक एप्टीट्यूड डेवलप हो सके। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 66 स्टेट्स डेट क्या कहता है? एवरीवन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि सभी के पास राइट टू फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेशन का। द फ्रीडम टू सीक इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑफ ऑल काइंड्स, सभी तरीके के आइडियाज को क्या करे? सीख इम्पार्ट, लोगों में बांट सके सभी तरीके की इंफॉर्मेशन और आइडियाज को। अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन, तो अलग अलग के स्कॉलर्स के हम आइडियाज देख रहे हैं। तो ये नहीं कि आरटीआई में से क्वेश्चन आएगा यहां से, आरटीआई का क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। हो सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आपका यहां से आ जाए आपके, फिर आप कहेंगे क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो इसलिए ध्यान रखो। तो थॉमस जेफरसन कहते हैं इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल से लिखने वाली बात है, इसे लिख लीजिएगा। एंड क्रिटिकल टू द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। वो कहते हैं कि एक वाइब्रेंट, एक लिविंग, एक हैपनिंग, आप कह सकते हैं आगे बढ़ने वाली सोसाइटी तभी बनेगी जब आप क्या, उसके लिए क्रिटिकल जरूरी क्या है? इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है। ओके, हाउएवर with a view to set out a practical regime for the citizen to secure information as a matter of right, the Indian Parliament 2005 का एक्ट बनाया। Genesis of RTI law started in 1986। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम है बनाने के लिए वो शुरू हो गया था 86 में ही। थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस
in which it directed that freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies right to information, as without information the freedom of speech expression can't be fully used by the citizen. तो यहां पे ये चीज लिखनी है जी। अभी तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है 1986, ठीक है, मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपैलिटी, क्या लिखा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का केस था। उसमें क्या कहा गया, हाँ जी, 19 में जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सॉरी, जो राइट टू एक्सप्रेशन दे रहे हो 19 में आर्टिकल में, साथ में वो जरूरी ही इंप्लाई या फिर आप कह सकते हैं डिमांड करता है राइट टू इंफॉर्मेशन का भी, ठीक है। तो यहां से शुरू हो रही है चीजें। द आरटीआई एक्ट 2005 डिड नॉट क्रिएट अ न्यू ब्यूरोक्रेसी। ये याद रखिएगा कि ये नहीं कि आरटीआई एक्ट हम लेकर आए तो एक नया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ गया, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है, आप कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था कि जो पूरा सिर्फ इसके लिए ही काम करेगा, कि पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक पूरा आप कह सकते हैं कि हमने मंत्रालय बना दिया कि इसका काम है इन्फॉर्मेशन देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ठीक है। बस क्या है, इंस्टेड इसकी जगह पे क्या है, इट टास्क्ड एंड मैंडेटेड ऑफिशियल्स, हर एक ऑफिशियल में आप कह सकते हैं ऑफिस में बैठा दिया गया एक ऑफिसर, एवरी ऑफिस एक ऑफिस बना दिया गया टू चेंज देयर एटीट्यूड। पहली बात तो कि हर एक ऑफिशियल का एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है। दूसरी चीज, ड्यूटी फ्रॉम वन ऑफ सीक्रेसी टू वन ऑफ शेयरिंग एंड ओपननेस। बस नेचर चेंज करने की जरूरत थी, वो बिल्कुल है कि एक एक ऑफिसर होगा हर एक अभी ऑफिस में, वो आगे आएगी बात। इट केयरफुली and deliberately empowered the information commission, information commission याद रखो अभी, to be this highest authority in the country with the mandate to order any office। कौन है जी अभी, इंफॉर्मेशन कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है जो क्या काम करेगी, मैंडेट कर सकती है टू अदर ऑर्डर कर सकती है एनी ऑफिस इन द कंट्री टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ठीक है। कौन आप कह सकते हैं कि अलग से कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं, किसी भी आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से मांगा जा सकता है, क्या मांग सकता है, इंफॉर्मेशन। कौन लेगी, इंफॉर्मेशन कमीशन। एंड इट एम्पावर्ड द कमीशन टू फाइन एनी ऑफिशियल, फाइन भी कर सकते हैं, हु डिड नॉट फॉलो द मैंडेट। ऐसे करके चीजें लिखो, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर है वो, और वो फाइन भी कर सकता है, ओके, अगर नहीं इंफॉर्मेशन मिलती। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन सीन एज द की टू स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए ये बातें हम नहीं बढ़ेंगे। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैन एम्पावर द पुअर एंड द वीकर सेक्शंस, ठीक है, आम बातें, हमें इसमें नहीं जाना है। इसमें कुछ एग्जांपल है कि 2G स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक्स है, कॉमन गेम्स के जो भी आप कह सकते बड़े जो घोटाले थे वो आरटीआई की वजह से ही सामने आए हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को ओपन अप कर देता है, पब्लिक सिक्योरिटी कंट्रोल आ जाता है, देयर बाय आर्मिंग सिटीजन, सिटीजन के पास पावर आती है विद अ वाइटल टूल टू इन्फॉर्म देम अबाउट, इससे क्या बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ इफेक्टिवली, और कितना इफेक्टिवली कर रही है, और कर भी रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए उसे अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेह बनाता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बाय, इससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी को हम आप कह सकते हैं रिमूव करते, वहां से रिमूव कर दी गई है जो अननेसेसरी सीक्रेसी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, और अकाउंटेबिलिटी क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर रही है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। और यहां पे हमने यहां तक अभी कर लिया है फोर्थ पॉइंट तक। फोर्थ पॉइंट तक क्या है, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 19(1) में आरटीआई के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। 76 में राज नारायण वर्सेस यूपी केस में पहली बार ही कहा गया, ओके, कि नॉलेज जरूरी है अगर आपको एक्सप्रेस करना है, इसके अलावा मास्टर्स हैं आप। 86 में मिस्टर कुलवाल और आप कह सकते हैं जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का केस है, इसमें कहा गया कि 19 में आरटीआई जैसे बातें हैं तो आपको करना पड़ेगा, डिमांड करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन है जो हर एक जगह से इंफॉर्मेशन लेता है, हर एक पब्लिक ऑफिस से, अगर नहीं मिलती है तो वो फाइन कर सकता है। देखो ये बनाने हैं आपको, ऐसे बनाने हैं नोट्स। तो एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। तो एक चीज तो हो गई कि आपके पास ये है,
ये है 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। इस तरीके से जब आप पूरा पढ़ लोगे ना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, तो आपके पास, मैं आपको बताऊं, 2000 से ज्यादा पेजेस होंगे सारी बुक्स के मिला के, और दोबारा उसे रिवाइज कर ही नहीं पाओगे आप। दोबारा रिवाइज करोगे 1 महीना लगेगा। बताओ कब पढ़ोगे, कितनी बार रिवीजन करोगे? इससे अच्छा ये है ना, वो 2000 पेजेस के नोट्स बनाओ, उसके 200 पेजेस बना दो, और दिन में मेरे ख्याल से अगर आप 20 पेज पढ़ लेते हो तो 10 दिन में आप रिवाइज कर लोगे। तो बताइए 30 दिन में आप 3 बारी रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे। ये नोट्स बनाने का फायदा है। 20 पेज तो मैं आपको कम कह रहा हूं, बताइए ऐसे कितने पेज है जो दिन में आप फिर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखो, हमें बनाने हैं नोट्स, ताकि हम, बताइए, कोई इंसान है, एक इंसान है जिसने 1 बारी रिवीजन की है, एक इंसान है जिसने 20 बारी रिवीजन की है, कौन पास होगा? 20 बारी वाला ना। तो रिवीजन करनी है बार बार, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास नोट्स होंगे इस तरीके से। अभी बात करते हैं आरटीआई के बारे में, और कुछ और एक्ट हैं जो उनके साथ क्या इसका रिलेशन रहा है, कंपैरिजन करते हैं। तो एक तो आरटीआई है, दूसरी तरफ हमारे पास है लेजिस्लेशंस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ कुछ लेजिस्लेशंस अभी तक बने हैं जो कि किसके बारे में है, कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अभी से, इससे पहले कुछ एक्ट आज से पहले ऐसे बनाए गए हैं जिसका काम ये था, जो ये बताते थे कि कितनी इंफॉर्मेशन है जो नहीं दी जा सकती, ठीक है, उसके बारे में। तो इससे जोड़ के देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, सेक्शन 123 24 26, सॉरी 26 नहीं 62, प्रोवाइड टू होल्ड द डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है उन्हें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारे पास पावर है। कौन सा एक्ट है? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अभी बताइए, इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो किसे मांगेंगे, किसे माना जाएगा? अंडर दीज प्रोविजंस, इसके प्रोविजन के तहत हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट का, मे रिफ्यूज कर सकता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अफेयर्स of state and only swearing that it is a state secret will entitle not to disclose the information. In a similar manner, no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence. सो यहां पे दो चीजें समझिए जी जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि ये जो एक्ट है ये 1872 का एक्ट है ना। सो ये पहली चीज है। दूसरी बात है, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, मतलब इसके बारे में बता रहा हूं। देखा जाए डायरेक्टली तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन बाद में एक चीज निकल कर आएगी जो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। मैं आपको पहले बता दूं, जितने भी ये सारे एक्ट है उनके बारे में बात करने से पहले ये बात नहीं है कि 1957 के बाद 1947 के बाद 1947 के बाद 1950 के बाद ये नहीं है कि सारे जो पहले के एक्ट थे वो खारिज हो गए, खत्म हो गए, ना ना, बाद में भी उन्हें फॉलो किया गया। लेकिन क्या है कि अगर इनमें से कोई भी एक्ट, कोई भी चीज है, अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां पे फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। मतलब ये चीज है, तो ये है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ऑब्वियसली। जैसे आजकल आपने बात सुनी होगी ना कि आजकल बात चलती है कि हर एक इंसान के ऊपर एंटी नेशनल का केस या ये वो सारी चीजें आ जाती है। फिर कहा जाता है कि ये जो एंटी नेशनल की डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी इंडिया में, तो वही चीज आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए ये गलत है। तो डेफिनेशन नहीं लेकर आओ या फिर वो कानून को चेंज करो, ये बातें होती रहती है ना। तो वो वही बात है, बस चलते हैं यानी कि कानून। द एटॉमिक एनर्जी, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, इसे नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो इसे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, अभी छोड़ के चलेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग में कहीं दूर रखेंगे कि कुछ एक्ट हैं, ठीक है। सम कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट्स, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वैलिड, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। ओके, ऐसे बस इतना लिख लेते हैं।
बाकी एक एक एक्ट नहीं लिखेंगे लेकिन हम पढ़ लेंगे। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912 प्रोवाइड्स डेट, ये प्रोवाइड करता है डेट इट शैल बी एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस होगा। क्या करना ऑफेंस होगा? टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस इंफॉर्मेशन देने को रिस्ट्रिक्ट कर दे, अगर आप उसे डिस्क्लोज करते हो तो ये आपके लिए ऑफेंस है, कानूनी जुर्म है। सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट प्रोवाइड करता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट नोट टू कम्युनिकेट और पार्ट विद एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद अ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती नहीं आपको पहुंचानी है बात बाहर। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 23 प्रोवाइड्स दैट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन मेक अ डॉक्यूमेंट एज कॉन्फिडेंशियल, रख सकता है वो, सो एज टू प्रिवेंट इट्स पब्लिकेशन, कि उसके पास अधिकार है वो रख सकता है इसे। ये सारे आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में थे ताकि इंडियंस को कोई इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। उसके बाद अगला कानून है जी आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है, कि क्या ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट तो नहीं है? तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो आरटीआई एंड राइट टू प्राइवेसी आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज इन कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर। कैसे? यहां पे बस इतना लिख लो, आरटीआई वर्सेस आरटीपी, ठीक है। इसे क्या होगा ये, क्योंकि ये मैं आपको हमेशा दो चीजें बताता हूं कि दो चीजें फॉलो करनी है। एक तो आपको कंसेप्ट्स को समझना है, एक फैक्ट और फिगर्स लिखने हैं। तो देखिए ये फैक्ट और फिगर्स हैं, ये कंसेप्ट्स हैं, बस इसे ऐसे ही लिख लेंगे हम, अभी वो समझ तो लेंगे ही क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। कैसे? राइट टू इंफॉर्मेशन तो ये हो गया कि हमें इंफॉर्मेशन दो, राइट टू प्राइवेसी ये हो गया कि मुझे राइट टू प्राइवेसी है, मैं इंफॉर्मेशन क्यों दूं? तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट कहां कर रहे हैं? फिर कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि मेरे पास प्राइवेसी तभी रहेगी ना जब मुझे कम से कम ये पता चलेगा कि तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, क्या कर रहे नहीं हो, ये चीज। तो वाइल आरटीआई इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का एक्ट इंक्रीज करेगा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहेगा इसे। एट द सेम टाइम दे बोथ फंक्शन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बोथ फंक्शन एज, लेकिन ये काम दोनों किस चीज के लिए करते हैं? सिटीजन राइट्स के लिए, सिटीजन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। जैसे कि लिबर्टी, हमारी लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए प्राइवेसी भी हमारी लिबर्टी को सेफगार्ड करता है, और आप कह सकते हैं कि आरटीआई भी। तभी हम लिबरल रह सकेंगे ना, फ्री रह सकेंगे, जब हमें पता चलेगा गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, क्या नहीं कर रही है, स्टेट के अगेंस्ट, है ना। When the question of harmonizing the contradicting rights arise, it should be give justice to the large public interest। ज्यादा लोगों के लिए क्या जरूरी है? इंफॉर्मेशन जरूरी है कि प्राइवेसी? तो फिर उसे देखा जाए। जब यहां पे हार्मोनाइज करने की बात आ गई ना, तो दो तीन क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। जल्दी जल्दी से अपना पेन उठाइए, क्वेश्चन लिखिए और फिर मुझे आंसर करके बताइए। देखो पढ़ने का तरीका है ये, तो इसे दिमाग में रखो, ठीक है। अगर भागते रहोगे ना इन चीजों से, इन तरीकों से, तो भागते ही रह जाओगे अपनी अचीवमेंट से भी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, टारगेट। तो कोई वर्ड आता है ना, जैसे वर्ड आ गया अभी हार्मोनाइज, इससे अभी क्या क्या दिमाग में आ रहा है? कन्फ्यूशियस का हार्मोनाइज करने को, सोसाइटी को हार्मोनाइज करना, ये उनका कंसेप्ट है। पढ़ो इसे, अभी आंसर करना कि वो कंसेप्ट क्या है। कौन से 5 रिलेशनशिप्स को हार्मोनाइज करने की बात करते हैं? दूसरा क्वेश्चन उससे बनता है, कौन सा यूटोपियन सोशलिस्ट है जो सोसाइटी को हार्मोनाइज करने की बात करता है? जब आ गया यूटोपियन सोशलिस्ट वर्ड आ गया, तो कौन कौन से एग्रेरियन सोसाइटी के सोशलिस्ट हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सोशलिस्ट हैं, यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे करके मन में बस बनते चले जाते हैं। और यहां पे जब एक्सप्रेशन की बात आ जाती है, तो जेएस मिल एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत लिखते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वो पढ़िए। जब राइट टू एक्सप्रेशन की बात आ जाती है, तो वहां से आपके दिमाग में आना चाहिए, हैना आरेंट लिखती है, ठीक है, लेबर वर्क एक्शन के बारे में लिखती हैं, और उसमें से एक एक्सप्रेशन ही है, वो कौन सा है इन तीनों में से? लेबर वर्क या एक्शन, तो वो कौन सा है वो लिखिए, और वो क्यों है तो वो लिखिए, वो समझिए।
उन्हें कहा जाता है सिविक रिपब्लिकनिज्म, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है उनके आइडियाज को, वो लिखिए, वो लिख लिया। फिर ये देखिए और कौन सा स्कॉलर इससे जुड़ा हुआ है, एरिस्टोटल जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है वो लिखिए। एरिस्टोटल के बाद लिखिए टेलीलॉजी, टेलीलॉजी के बाद लिखिए कि ये मेटाफिजिक्स का एक एग्जांपल है, फिलोसफी है। फिर लिखिए मेटाफिजिक्स क्या होता है, और कौन सा स्कॉलर है मेटाफिजिक्स के बारे में लिखता है, प्लेटो लिखते हैं। प्लेटो के बाद लिखते हैं जी हेगल लिखते हैं, हेगल लिखते हैं वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक, किसके लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। हेगल लिखते हैं फिलोसफी, आर्ट, और तीसरी चीज क्या है, रिलीजन को हार्मोनाइज करने की बात करते हैं। तो फिलोसफी में वो किसे बेस्ट मानते हैं, हेगल की फिलोसफी। आर्ट में किसे मानते हैं, रोमांटिसिज्म। रिलीजन में किसे मानते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मतलब जब रिलीजन की बात आ गई तो कौन से पॉलिटिकल स्कॉलर्स है जो रिलीजन पे लिखते हैं, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनस। फिर आप लोग बोलते हो कि सर कार्ल पॉपर कहीं भी सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में तो कहीं भी एक्विनस और थॉमस, आप कह सकते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनस और सेंट अगस्टाइन भी नहीं है सिलेबस में कहीं, लेकिन इनसे जुड़ा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से चीजें देखो, ये पढ़ने की अपनी नई अप्रोच बनाओ, ऐसे पढ़ना शुरू करो, ठीक है। एक चीज दिमाग में हमें डाल देनी है आज से ही कि हमें डेली क्या करके सोना है, जेआरएफ करके सोना है। ओके, डेली जेआरएफ करके सोना है। डेली जेआरएफ करके सोने का मतलब क्या होता है, अचीव करके सोना। मतलब क्या है इसका, हमने जो आज टारगेट बनाए हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग वो टारगेट अचीव करने के बाद ही हमें जेआरएफ मिलेगा। तो आज का जेआरएफ हमें आज लेकर सोना है, कल का कल देखेंगे, ठीक है। डेली टारगेट सेट करो और जितने बड़े उतने ज्यादा। आरटीआई वर्सेस ओएसए, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि कानून है। ओके, सो इसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, ये भी आप कह सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस कानून है, तो बस याद रखिएगा। तो अभी हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात करेंगे जो आरटीआई में हुई है। तो द आरटीआई अमेंडमेंट बिल, बिल था 2013 का जो अमेंडमेंट का आता है, रिमूव्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड हेंस फ्रॉम द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है। बिल आया है जी सामने, बिल कहता है 2013 का कि जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और आप बात कर रहे थे पब्लिक अथॉरिटी, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो उससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। द ड्राफ्ट प्रोविजन 2017 which provides for closure of case in case of death of applicant can lead to more attacks on the lives of whistleblower। आप कह सकते हैं कि क्या बात हुई कि अगर आप कह सकते हैं कि 2017 में ये चीज निकल कर आई कि क्लोजर होगा केस का, अगर आप कह सकते हैं कि एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है या किसी भी तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से क्या होगा कि क्लोज कर देंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या आप कह सकते हैं कि जो विसल ब्लोअर थे सामने इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे थे उनके ऊपर और अटैक्स होने लगे। तो उसके बाद होता क्या है, द प्रपोज्ड आरटीआई अमेंडमेंट 2018 एक्ट इज एम्ड एट गिविंग द सेंटर द पावर टू फिक्स द टेन्योर। अभी ये सबसे बड़ी चीज है, इसके बारे में ना मैं अभी आपको लिख के नहीं बता रहा, पता क्यों, क्योंकि आगे इसका पूरा ऐसे टेबल बना हुआ है। फिक्स द टेन्योर की जो टेन्योर है, सैलरी है, सभी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि उन्हें क्या कर सकती है, चेंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, किसके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के। इसे दिक्कत क्या होगी, चलो इसे लिख ही देते हैं। जो 2018 का हमारे पास एक्ट है वो क्या कहता है कि आप कह सकते हैं कि सैलरी वगैरह को फिक्स किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा ठीक है, इसे दिक्कत क्या होगी, अभी आगे ये डिटेल में आएगा। ओके, विच आर स्टैट्यूटरीली प्रोटेक्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट, द मूव विल डाइल्यूट द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सीआईसी कमिश्नर्स, जो आप कह सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी उन्हें पता है हमारी सैलरी कम या ज्यादा हो सकती है, हमारा टेन्योर कम या ज्यादा हो सकता है, हमारा फंक्शनिंग खराब हो सकती है, गवर्नमेंट उसे चेंज कर सकती है। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या ऐसी इंफॉर्मेशन को सामने रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंफॉर्मेशन रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो देखो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। द एक्ट प्रपोज करता है टू रिप्लेस द 5 ईयर टेन्योर जो कि पहले फिक्स था, टू एज मच प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट को लगता है तो वो रहेगा, अदरवाइज नहीं। दिक्कतें आ रही हैं, और क्या दिक्कतें आ रही हैं,
उसके बाद जो नया प्रपोजल आया है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल है जो 2019 का, उसका प्रपोजल क्या है? द बिल चेंजेस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीआईसी एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स। द बिल स्टेट्स दैट, क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिसर फॉर द सीआईसी एंड आईसीएस, गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली गई। द बिल स्टेट्स दैट द सैलरीज अलाउंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आ गया जी यहाँ पे। तो ये है जी 2005 और 2019 का बिल, ठीक है। 2005 में टर्म क्या थी? द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जो, ठीक है, विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए था उनके पास टर्म। ओके, द बिल रिमूव्स हिज प्रोविजन, दिस प्रोविजन सॉरी, एंड स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि ये कितना होगा। अगली चीज सैलरी के बारे में सेम चीज है कि उसे कम ज्यादा किया जा सकता है, डिडक्शन इन सैलरी की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जी जो नए बिल में है। तो ये देखिए कि उन्हें किस तरीके से पैरालाइज ही कर दिया गया है पूरी तरीके से। ओके,